हाँ जी। जिसमें हमें इन्होंने जीएम कैलकुलेट करने के लिए बोला है व्हेन वाटर लाइन इज लोअर्ड अप टू 4.8 मीटर्स अबव द ब्लॉक्स। सो उसमें सर आरजीएम ही कैलकुलेट करना है ना हमको। दे हैव सिंपली रिटन जीएम, कैलकुलेट द जीएम। RGM. That is RGM because we have initial GM and we have final RGM and we have just virtual loss in between. Correct. Absolutely right. जी सर। और एक क्वेश्चन में सर ये लिख रखा है कि पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग इज 8 मीटर स्टर्न ऑफ द शिप, ऐसे लिखा हुआ है। तो आई थिंक वो प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, प्रिंटिंग एरर है। आई थिंक वो दोबारा स्टेम बोलो, होना चाहिए ना। दोबारा बोलो। पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग इज 8 मीटर स्टर्न ऑफ द शिप, ऐसे लिखा हुआ है सर। स्टर्न, नॉट द स्टेम। आई थिंक वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो स्टेम है। 8 जी सर, meters, ओके सर। 8 meters aft of stem. जी सर, ओके, थैंक यू। Any other doubt, please? बाकियों को कोई सर डाउट नहीं है? सर, एक क्वेश्चन है 5 पेपर का। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, मीन ड्राफ्ट दिया है सर, लेंथ दिया है केएम केजी, सीएम अमिडशिप दिया है सर, सीएफ अमिडशिप दिया हुआ है, टीपीसी एमसीटीसी इज टू बी ड्राइड ऑफ if the GM on taking the blocks forward and aft is to be not less than 0.3 meters. So what is the maximum permissible trim by the stern, and what draft forward and aft vessel be become unstable? Right. So RGM at waterline 3 आपको दिया हुआ है। जी सर, RGM दिया हुआ है नॉट लेस देन 0.3। तो 0.3 लेके शुरू करोगे। यस सर। So फॉर्मूला नंबर 3 उल्टा चलोगे। यस सर। फिर फॉर्मूला नंबर 2, यस सर, वर्चुअल लॉस आ जाएगा वहां से। फिर फॉर्मूला नंबर 1, ओके। उससे आपको टीसी मिलेगा। यस सर। वही इनिशियल ट्रिम होगी बाय स्टर्म। ओके सर। ठीक है ना। वो जैसे हम करते थे वैसे ही सेम मेथड होगा, कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। सर ये जो सीएफ मिडशिप पे दिया हुआ है, सो सिर्फ सर टीएटी अप्लाई होगा सर, इसमें नहीं ना? सीएफ मिडशिप है मतलब टीएफ इज इक्वल टू टीए। या बोथ लीवर आर इक्वल? ओके। मिडशिप है मतलब टीएफ इज इक्वल टू टीए। ओके सर। एनी अदर डाउट? ओके, लेट्स कम टू हिंज शिप। सर एक क्वेश्चन छोटा सा और था। उसने बोला हुआ है कि शिप इज ऑलरेडी एट वाटर लाइन नंबर 3 पे है, तो पहले बोला कि आरजीएम कैलकुलेट करने के लिए, ड्राफ्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो सर आरजीएम वी कैन टेक डायरेक्टली। अरे सॉरी, जस्ट मिनट सर, आई विल जस्ट गेट द क्वेश्चन। ठीक है सर, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, बाद में पूछ लेता हूं। चलो करा, नो इश्यूज। एनी अदर डाउट? Okay, so let us start with hinge ship questions. I am coming on to question number 90 is what we are starting off. Okay. Sir, which question number, sir? I am starting the question with question number 95. Okay. It says MV hinge ship is displacing or displacement of tons, and she's got a trim of 0.78 meters by stern. And this vessel in this condition has got to be dry docked. KG is given as 7.826. FSC is given as 0.164. Calculate the various following things. So, सबसे पहले, I want you to calculate the GM fluid before entering dry dock. Which waterline are we talking about? Waterline 1. So waterline 1. Before entering dry dock. Right. 1. All right. So we want waterline 1 पे we want the GM, initial GM with which he should enter the dock. So what do? We get into the hydrostatic tables with this displacement 9540 and we find out the Km. So Km initial और 9540 ये हाइड्रोस्टैटिक टेबल से मिलेगा सीधा।
This you know how to get it? सर एक बार रिवाइज कराना था सर. Okay. खोलो हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स खोलो और 9540 खोलो. सर ये 9960 सॉरी 954. सर 8.97 आएगा सर TM 8.96. Correct. You have to interpolate between 9.032 and 8.89. हाँ सर इंटरपोलेट से भी 8.97 होगा सर. So you'll come to 8.970. Is this okay with everyone? यस सर. नहीं सर नहीं मिला सर. अरे ना पेज नंबर 7 पे है ना हाइड्रोस्टैटिक पर. हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में जाओगे. ओके पेज नंबर 7. ठीक है. Here you can see in my screen. Here. Interpolate between these two values. And since it's decreasing, so minus होगा 9.032 से differential. Is that okay with everyone? How to get Km? यस सर ओके ना. So Km is so much minus Kg, that is 7.826, gives me Gm solid. Subtract them. This gives me Gm solid minus the FSC. Gives me GM fluid. This is the GM fluid at waterline number 1. Okay. Second part of the question. The VGM of the vessel when the keel takes the blocks all along the length. Which waterline are we talking about? 3. Number 3. Waterline 3. Okay, great. So we're talking about VGM at waterline 3. So we start off. This is my initial displacement. So for my initial condition, I need the data. For the initial displacement, from the hydrostatic tables, I will calculate MCTC. I will calculate LCF from the tables. So this you know how to calculate. वही इंटरपोलेट करके 9540 का MCTC निकालोगे और LCF निकालोगे. तो वो कैलकुलेट किया हमने. I'll take out the values from the book only to save time. So MCTC आएगा 16.01. ठीक है. LCF 72.949. ठीक है. ये मेरे MCTC and LCF आ गए. So basically I know my formula. P3 is equal to TC in centimeters into MCTC upon LCF. My initial trim is 0.78 meters by stern. So my TC in centimeters will be 78 because my final trim will be 0. MCTC is 166. LCF is 72.949. Calculate P3. $17.494. This is the P3. Now W initial minus the P will give me the virtual displacement, that is the W. So the virtual displacement W for the changed displacement, basically the virtual displacement, which will give me the hydrostatic draft basically. So this is my virtual displacement. So 9540. So W is equal to 9362 आ जाएगी सर. minus 177.9494 and 362.506. This is my virtual displacement at waterline number 3. So I'm calling this as W1. This 1 has got nothing to do with the waterline. I'm trying to create a difference from the initial displacement. So I'm calling it as W1. Is this understood? What is W1? सर फॉर्मूला में W1 लिख सकते हैं सर जो आपने लिखा है. लिख सकते हैं. So is this understood? W initial minus P will give me W1, which is the virtual displacement at waterline number 3, the changed displacement. सर ये समझ नहीं आया सर, एक बार वापस बता दोगे प्लीज. कौन सा वाला पार्ट? सर ये लास्ट वाला जो W इनिशियल माइनस P इक्वल टू W वाला. मेरा P टन्स वर्चुअल डिस्चार्ज हो गया है, तो मेरी रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट क्या है विच विल कॉरेस्पॉन्ड टू माय ड्राफ्ट.
मैं वो निकाल रहा हूँ। ठीक है सर। सो मेरी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं एक नाम दे रहा हूँ W1, दैट विल बी 9362.506। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग KM1 मैं टेबल से जाके निकालूंगा, दैट विल बी फ्रॉम द हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अब मेरा ड्राफ्ट बदलेगा तो सारे मेरे पैरामीटर्स भी बदलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरी वाटर लाइन नीचे जा रही है। तो देयरफॉर माय न्यू KM1 will be equal to 9.027. Is everyone okay with that? 9.0268, हाँ सर 9.027। ठीक है, तो ये मेरी चेंज्ड KM है। जब मैं वाटर लाइन 3 पे जा रहा हूँ तो मेरी KM 8.97 से बदल के इतनी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरी वाटर लाइन बदल गई है, इसलिए। सो इसकी वजह से अब मेरे में चेंजेस क्या क्या आएंगे। AG तो सेम रहने वाला है, तो -7.826। इसकी वजह से मेरी इनिशियल GM जो है वो बदल जाएगी, will be equal to GM1 solid will be equal to 7 minus 6 1 2 minus 2 0 1.201. This is my GM1 solid. इसकी वजह से मेरी FSC बदलने वाली है। My FSC1 is equal to FSM upon W1 is equal to FSC into W initial upon W1. Please refer to day 1, हमने formulas लिखे थे जो। Just refer to the formulas जब हमने लिखे थे। Did we write this formula? ये सर लिखा था ना, लिखा था सर हमने, जब आपने वो फॉर्मूलाज लिखाए थे। तो FSC बदल रही है मेरी, FSM नहीं बदलता है। तो FSM is equal to FSC into W initial. So FSC is 0.164 into W initial 9540 upon W1 9362.506. जीरो 0.168 आएगा सर। 167 है 167 167। 167. So this is my changed FSC, my new FSC. That means as the water line keeps falling, my FSC will keep increasing because my denominator will keep decreasing because my P will keep increasing. Is that okay? सर ये लास्ट रिपीट करना प्लीज, जो आपने अभी बोला। जैसे पानी नीचे जाता जाएगा, जी ये सर। P बढ़ता रहेगा। यस। ये P बढ़ेगा तो ये W घटता रहेगा। यस सर, करेक्ट। यस सर। ये W घटता रहेगा, ये डिनोमिनेटर में है। दैट मीन्स FSC बढ़ता रहेगा। यस सर। तो वही हो रहा है, ये बढ़ रहा है। दैट मीन्स जैसे जैसे वाटर लाइन नीचे जाएगी ये FSC बढ़ता रहेगा। ओके सर। तो इसको इधर से माइनस किया, माइनस FSC1. दिस विल गिव मी GM1 फ्लूइड व्हिच इज इक्वल टू agreed. यस सर। Okay. Now, because of this P, there is going to be a virtual loss. So, virtual loss of GM1 is equal to P is equal to KM1 upon W initial. So, P is nothing but my P3. KM1 is my changed KM, the nearest one to that water line upon W initial. सर ये चेंज KM की वैल्यू कहाँ से ली सर? ये W1 के corresponding. ओके। KM1 is the changed KM. .168. This is the virtual loss of GM1 which the vessel will encounter at waterline number 3 when she is coming to waterline number 3. So minus virtual loss point. Therefore,
RGM1 fluid is equal to सर जो वर्चुअल लॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग हमेशा चेंज जीएम से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट सर? absolutely right. Going on. ओके सर। चेंज जीएम से। अभी ए शिप्स में जो हम क्वेश्चन करते जा रहे थे, हमें किसी क्वेश्चन में KM1 दिया ही नहीं हुआ था, तो हम KM लगाते थे। दैट मीन्स 0.98 पे हम लगाते थे। अगर चेंज KM दिया होगा तो ये इस पे KM1 पे लगाएंगे। अगर ए शिप का क्वेश्चन होता तो बेसिकली जो हमारा सारी कहानी थी वो वर्चुअल लॉस ऑफ जीएम हमने जो है जो भी इनिशियल दिया हुआ था उसी पे लगा देनी थी। खाली FSC 1 बदलता हमारा बस। तो ये हमारी VGM RGM है एट वाटर लाइन नंबर 3। इज दिस ओके विद एवरीवन? Yes, sir. ओके। सर बुक में जो दूसरा मेथड है while to calculate residual GM, they are using kg, so we won't do that, no sir? बुक में दोनों मेथड दिए हुए हैं। बुक में दोनों मेथड दिए हुए हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। हम खाली मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, तो हमारा ये मेथड रहेगा। मैंने आपको क्लास में बताया था, याद है कि नहीं? याद है सर। यस सर, दोनों फार्मूले से सॉल्व किए गए हैं क्वेश्चंस। करेक्ट। हमने केजी वाले मेथड को नहीं देखना है, हम उसको साइड में परे कर देंगे, खाली एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, यानी कि केएम वाले मेथड। ओके सर, अंडरस्टूड। अब हम देख रहे हैं बेसिकली ये रहा हमारा W1 9362.506, ये हमारा W1 है। अब मैं एम एडिंग वन पार्ट टू दिस क्वेश्चन, नॉट आस्क्ड नॉट राइट नाउ, बट आई एम एडिंग वन पार्ट। टेल मी द ड्राफ्ट्स फॉरवर्ड एंड आफ्टर एट वाटर लाइन नंबर 3। टेल मी द ड्राफ्ट्स फॉरवर्ड एंड आफ्टर एट वाटर लाइन नंबर 3। सर ये 9362 पे इंटरप्रेट कर लेंगे ड्राफ्ट को। Absolutely right. So for W1 equal to 9362.5, go to the hydrostatic tables. Tell me the hydrostatic draft. सर इसमें आएगा 4.807. सबका सेम आ रहा है? हाँ सर 4.8065। Others also, please check. 4.807 आ रहा है या 4.806 है? 4.8065 आ रहा है सर। Okay, ठीक है. This is the hydrostatic draft. Since she is all over on the blocks, therefore this will be the draft forward, this will be the draft aft, and this will also be the dock water height. Do you agree to that? Yes, sir. So this is my hydrostatic draft at waterline number 3. Is this okay with everyone? Okay. Not asked in this question, but I'm revising your second mates now. So I'm adding one more part. ये part मैं add करे जा रहा हूँ. Tell me the initial drafts with which she entered the dry dock. Drafts initial. अब मैं second mates में घुस गया हूँ आपके. With which she entered the dry dock. कैसे निकालोगे? सर उसका हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट से लगा देंगे ट्रिम। बिल्कुल ठीक। तो ये मेरी W initial है। तो W initial के corresponding tell me the initial hydrostatic draft. 4.887. सबका सेम आ रहा है? Is everybody getting the same answer? Yes sir 4.8। Okay. So ये मेरा initial high draft है, ये मेरी trim है, ये मेरा initial LCF है। क्या मैं initial draft half निकाल सकता हूँ? Yes, sir. कैसे? यस सर, हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट इक्वल टू ड्राफ्ट आउट माइनस। So TA is equal to trim into LCF upon LBP. Yes sir। मेरी trim 0.78 है, मेरी LCF 72.949 है, LBP is 143.16. So ये मेरे को TA दे देगा। सर वो दूसरा फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट इज इक्वल टू ड्राफ्ट ऑफ माइनस P into LCF LB। वो भी कर लो, वो भी कर लो, चल ये भी देख लो, तरीके देखते जाओ, देखो कैसे कौन सा आसान लगता है, देखो किसमें कम मिस्टेक्स कम होती हैं, वो भी कर सकते हो।
0.397. 03 for TF is equal to trim minus TA is equal to 0.78 minus 0.397. डेसिमल 383. ओके, ये मेरा फॉरवर्ड ड्राफ्ट है, ये मेरा हाफ ड्राफ्ट है, ये मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है 4 पॉइंट। इसमें मैं TF TA लगाऊंगा क्योंकि मेरी स्टर्न ट्रिम है, इसलिए मेरा TA प्लस होगा एंड TF माइनस होगा। यस सर। सो 0.383 TA 0.397 ये मेरे को देगा मेरा इनिशियल ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड इनिशियल ड्राफ्ट आफ्टर 5.284। अगर यही मेरा जहाज डाउन बाय हेड होता तो TF का मेरा साइन प्लस होता और TA का साइन मेरा माइनस होता। So this is the drafts with which I will enter the dry dock. Initial drafts at waterline number 1. Can you now tell me what will be my dock water height at critical period commencement? हाफ ड्राफ्ट सर, हाफ ड्राफ्ट के इक्वल होगा। बिल्कुल ठीक। Is this okay with everyone? यस सर। Half draft के equal होगा। Is everyone okay with that? Yes, sir. So, can you now tell me fall in waterline during critical period? सर W3 पे जो है और जो इनिशियल है उसको माइनस कर देंगे हाफ ड्राफ्ट को। Correct. So fall in waterline during critical period will be dock water height at 2 minus dock water height at 3. Is that correct? यस सर। Dock water height at 2 will be हाफ ड्राफ्ट 5.284 half draft. Dock water height at 3. हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट 3 Right. ये मेरी fall in waterline during critical period होगी 0.476 0.47. 475। यस सर। Is this okay with everyone? ब्रेक लेने? यस सर। शुक्र है कोई तो बोला। चलो, let's take a break. See you in 15 minutes. थैंक यू सर। Okay, morning everybody once again. Morning, sir. Okay, Anji, any doubts on whatever we have done so far, or it'll take time to sink? So let it sink in. So over the next couple of days, you'll have to, repeat this exercise. You'll have to do this time and again. Go through Hinshape, go through the question, लिखो, लिख के करो. When you write it down yourself, then you will get more confidence in हो क्या रहा है. Theoretically तो मुझे पता है, लेकिन अब मुझे न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करना है, तो कैसे मैं कर रहा हूँ. वो एक बारी सीक्वेंस मन में बैठेगी, वो रिपीट होगी, then it will get revived in your mind. That's how it's going to happen. So to allow it to get revived, so to allow the greasing to happen, basically greasing of the motor. So सर ये हैंडशेक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पहले तो थोड़े ठीक लग रहे थे, ये लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं, अभी इतनी चीजें झेल ली हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा सॉल्व, कोई चिंता की बात नहीं है। यू शुड हैव सेल्फ बिलीफ कि इतने लोग कर चुके हैं तो मैं भी कर लूंगा। ये मेन पॉइंट है सर। सीधी सी बात है, तो मतलब कि पाइपलाइन में हूँ मैं, ठीक है। तो जब मैंने वो पहला टैंकर किया था ना, तो एक स्टोरी सुनाता हूँ। फर्स्ट टाइम टैंकर आई वाज डूइंग एज अ थर्ड मेट, कैरेट शिप में नहीं किया था, तो थर्ड टैंकर था। सो हम आए वो IOC चार्टर में, तो वी लैंडेड अप एट बूचर आइलैंड। तो बूचर आइलैंड के आगे एक और जेटी थी, वो पीरपाव, तो पीरपाव टर्मिनल पे आ गए। वहाँ पे वो पाइपलाइन कनेक्ट कर देते हैं मैनिफोल्ड के साथ। तो outside now it's a very unique system what they have on the jetty, and they have to divert the cargo, so what they do is at the jetty end in the pipeline they insert a ball, okay, because there's already a pipeline content. So now they want to segregate the grades from whatever we are pumping to which is already there in the pipeline. So to segregate the grades they insert a rubber ball. So rubber ball जो होती है उसका नाम होता है पिग। तो
पिग को इंसर्ट करते हैं इनटू द पिकिंग करते हैं ना सर? पिगिंग करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो पिग डालते हैं अंदर पाइपलाइन में और फिर हम लोग यहाँ से पंपिंग शुरू करते हैं एंड हमारा कार्गो पिग को पंप पुश करता है और पिग जो है वो लाइन कंटेंट को पुश करता है एंड देयरफॉर द लाइन कंटेंट देन गोज इनटू द शोर टैंक। और जब पिग वहाँ पे रिसीव हो जाता है तो देन दैट मीन्स द लाइन कंटेंट इज एम्प्टी एंड द लाइन इज नाउ फुल ऑफ आवर कार्गो। ओके, सो दिस इज द ऑपरेशन। अब बड़ा कॉमन था वहाँ बाद में पे। वो एयर हाँ, से भी बाद- अपनी पिकिंग करते हैं हाँ। सर? हाँ, फिर बाद में एयर से भी करते हैं वो, फिर लास्ट में फाइनल जो करते हैं लास्ट। तो अच्छा, अब बड़ा कॉमन है वहाँ पे कि पिग गायब हो जाता है पाइपलाइन में, पता नहीं कहाँ चला गया, पिग इज लॉस्ट। इमेजिन आप लगे हुए हो एंड पिग इज लॉस्ट, पिग इज नॉट रिसीव्ड देयर एंड यू आर कंटिन्यूइंग। इमेजिन द सिचुएशन, तो पिग पहुँचता ही नहीं है। तो इट यूज्ड टू बी वेरी, तो पहली बार जब मैंने एक्सपीरियंस किया ना, मैंने कहा यार ये पिग जो है ना, ये क्या चीज़ क्या है, इसको देख के आता हूँ पहले जेटी पे गया, देखा तो रबर की बॉल थी। So pig vanishes, but pig is there in the pipeline. Okay, so we are like the pig. You are in the pipeline. At some end, the pig will come out. Right? So many pigs have come out before you. So this is the story. So it's no big deal. It's going to happen. You have to eventually come out of the pipeline. At the other end, come what may. That's that. Yes, sir. So शुरू करते हैं अपना फिर से discharging. Now we come to the third part of the question of this question. So हमारा sixth part हो जाएगा. So our sixth part now. So the next part of the question says calculate the forward and aft draft at which the VGM of the vessel becomes zero. Which waterline are we talking about? सर 4 sir, 4. Okay. So VGM becomes zero. So we again start from initial condition. That is the punchline. So VGM is becoming zero. Waterline 4. We start from initial condition. My GM was 0.98. So I start with formula number 3. I start with formula number 3. GM initial minus V loss is equal to RGM. So V loss will be equal to how much? GM. इनिशियल जी। Correct. 0.98. V loss is equal to 0.98. Now go to formula number 2. 0.98 is equal to P into Km upon W initial. I should be using a Km1, which is the nearest Km in time. I don't have a Km1. I don't have a P. So I will use whatever Km is available to me. That is my initial Km, 8.97 upon 9540. So P is equal to 104. 104.27. Now, I was supposed to have used a KM1, a more accurate KM, but I didn't have a KM1. So I used whatever KM is available to me. पर सर वो क्यों नहीं यूज किया जो हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया है कि मतलब W3 वाला KM, वो तो W minus P। वो उस P के corresponding था. तो each part is an independent part. You always Sir. start from the initial Yes. condition. इनिशियल, यस सर। So that is the reason. ओके सर, मतलब वो एक तरीके से हमने माना ही नहीं कि वो हमने कुछ किया था। वी स्टार्टेड विद इनिशियल दैट दिस इज अ गिवन क्वेश्चन एंड दिस इज द थिंग। Absolutely right. This is a new question, new part. ओके सर, Everything new. So I'm starting from the initial condition. तो मैं initial से शुरू कर रहा हूँ. यस सर। ठीक है ना? तो I was supposed to have used a KM1. I did not have a KM1. So I used whatever KM is available to me. That is 8.97. So as a result, since I'm using an approximate KM, therefore the P that I will get is an approximate P. पर सर इसमें अगर वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं W minus P और KG तो एग्जैक्ट आ जाता हमें तो। लेकिन मेरे पास P तो है ही नहीं. P तो मेरे पास है ही नहीं. है ही नहीं। हाँ ठीक है सर, ओके ओके सर। What you are saying मैं कर सकता था अगर मेरे पास यस P सर, होता. P होता तो डायरेक्टली कर तो लेते। मैं कर लेता. बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. हाँ सर। लेकिन मेरे पास तो P भी नहीं है. तो P अननोन है, KM अननोन है, 2 अननोन, 1 इक्वेशन. हाँ फिर तो अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी। तो मेरे को या तो 2 वेरिएबल हैं, मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए. करेक्ट सर। अब दूसरी इक्वेशन तो मेरे पास है नहीं. यस सर, तो फिर वो तो फिर मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करूंगा. अज्यूमिंग उसको करके। अज्यूम करके. ठीक है सर। P will be approximate sir. तो ये मेरा जो P होगा, ये मेरा अप्रोक्सीमेट P होगा. Okay sir. ये मेरा P अप्रोक्सीमेट P होगा. तो जब मेरा ये P अप्रोक्सीमेट P होगा, तो आई विल हैव टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज 1 cycle of iteration. क्या है सर ये? I'll have to do what is called as 1 cycle of iteration. का क्या मतलब है? Iteration का मतलब है repetition, repeat करना.
तो मैं एक बारी ये साइकिल को रिपीट करूंगा। कौन सी साइकिल को? जो भी मैं अभी तक करता आया हूं, ये साइकिल को मैं रिपीट करूंगा। क्यों करूंगा? द एम ऑफ दिस आइटरेशन इज टू ऑब्टेन P से यूज करके P1 which is more accurate. This is approximate, this is more accurate. The aim is to obtain P1 from P. The moment I obtain P1, I will stop. I will follow one repeat cycle. How do I repeat the cycle? So I know P, approximate value. So W initial minus P will give me W1. हाँ सर. So 9540 minus 1042 will give me W1. So W1 is equal to how much? 8497, too many tons. This is my virtual displacement. अब सर इसके corresponding value निकालेंगे. इसके corresponding I will find out Km1. Okay. इसके corresponding मैंने Km1 वैल्यू निकाली. ठीक है, ये मैं साइकिल में घुस गया हूँ. अब एक बार एक साइकिल चला रहा हूँ, ये रिपीट करूंगा पूरी की पूरी साइकिल. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने Km1 निकाली. ये मैं किताब से ले लेता हूँ. पॉइंट इज दैट ओके विद एवरीवन? यस सर. ओके. अच्छा, मैं यही वाली साइकिल को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे जो चल रही है. सो Km1 माइनस Kg माइनस 7 पॉइंट, ये मुझे देगी Gm1 सॉलिड 1.55. ये मेरी Gm1 सॉलिड है. माई FSC1 इज इक्वल टू FSC इंटू W इनिशियल अपॉन W1 is equal to 0.164 into W initial 9540 upon W1 497.726 is equal to negative 0.184. Is this okay with everyone? Okay. This will give me Gm1 fluid solid minus FSC1. .36. This is my Gm1 फ्लूइड. यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ. ठीक है, अब मैं इधर जा रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ. तो इस इनिशियल Gm फ्लूइड को मैं वर्चुअल लॉस बना रहा हूँ. तो इधर आ गया. इससे मैं इधर जा रहा हूँ. इस वी लॉस में मैं Km1 डाल रहा हूँ. तो ये जो मुझे P मिलेगा ये P1 होगा. This is my changed P. This has got nothing to do with waterline 1 or something like that. Don't mix it up with that. Into Km1 9.376. This is my changed Km upon W initial. Cross multiply. Find out P1 1389.893. Correct, sir. उसको 9 ले लेता हूँ. This is my more accurate P, and therefore I will stop at this. This is my one cycle of iteration that I have done. One cycle of repetition of whatever I had done initially. सर आपने ये जो फॉर्मूला यूज किया W इनिशियल माइनस P इक्वल टू W1, तो इसमें अप्रोक्सीमेट लेके एग्जैक्टली आ जाता है क्या आंसर? जी सर, यही वाला. ये सारा जो किया है. जी सर. So this is a more accurate. ये ऊपर जो आपने W इनिशियल माइनस P इक्वल टू W1 किया है सर, उसमें अप्रोक्सीमेट P हमने यूज किया है, and then we are getting exactly correct W1. No, this is an approximate W. This is not this is not a exact W. This is an approximate W. So using an approximate P, I got an approximate W. Using an approximate W, I got a next approximate Km. Yes, okay. And using all that, using that entire cycle पूरा का पूरा करते करते, I have landed up at a more accurate P1. So I noticed that there is a differential of almost 350 ton. Sir, इसे कैसे कह सकते हैं? It is more accurate because we are using the same value and corresponding to same, it is changing all the values. Okay, all right. एक analogy ले लेता हूँ. तो analogy अगर उससे शायद clear हो जाए. तो हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेरे पास फॉरवर्ड ड्राफ्ट है, लेट्स से 4 मीटर्स. हाफ ड्राफ्ट है, लेट्स से 5 मीटर्स. Yes, sir. मुझे निकालना है हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मीन ड्राफ्ट लेते हैं. मीन ड्राफ्ट क्या आता है? 4.5. उस मीन ड्राफ्ट का हम क्या रीड ऑफ करते हैं? LCF. करेक्ट? Yes, sir. तो 4.5 का हम LCF निकालते हैं. फिर हम क्या करते हैं? करेक्शन लगाते हैं. करेक्शन क्या है? ट्रिम इंटू LCF अपॉन LBP. और उस करेक्शन को किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं? हाफ ड्राफ्ट से. तो ड्राफ्ट हाफ
माइनस करेक्शन, एंड इससे मुझे क्या मिलता है? हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। लेकिन मैं कौन सा LCF यूज कर रहा हूँ? मैं तो मीन ड्राफ्ट का कर रहा हूँ। आई शुड आइडियली बी यूजिंग हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का करेक्शन ना, क्या LCF? Yes, sir. So why am I not using LCF1 here? Why am I not using LCF for the hydrostatic draft? Why? Because I don't have that. This is an unknown. This is also an unknown. Two unknowns, one equation. How do I solve it? So I use a approximate value of LCF, which is that one which corresponds to the mean draft, which is nearer to the hydrostatic draft, but is not exactly hydrostatic draft. So I use a approximate value of LCF to get a more accurate value of draft, which is called as hydrostatic draft, which is more accurate than the mean draft. Correct? Yes, sir. So what am I doing here in this entire? I am doing iteration only. Yes, sir. Without having used the word iteration so far. But we are doing that. So basically, if I can do this, now take this analogy here. इसी analogy को इधर ले आओ. I want to find out P and I want Km1 also. मेरे पास तो दोनों है नहीं. तो मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करता हूँ जिससे मुझे एक P मिलता है जो कि अप्रोक्सीमेट है। अब मैं उसको साइकिल में डालता हूँ और एक मोर एक्यूरेट वैल्यू ले लेता हूँ जो कि 350 टन का डिफरेंशियल आ गया इसमें, और ये मेरा एक्यूरेट है। एंड यहाँ पे मैं रोक लेता हूँ क्योंकि मेरे को एक साइकिल ऑफ आइट्रेशन करनी है, सो आई स्टॉप हियर। अगर मैं W माइनस P1 दोबारा कर देता तो मैं सेकेंड साइकिल में घुस जाता, W2, फिर मैं करता, फिर करते करते अब मेरा जो डिफरेंशियल आता वो 4 टन आता, फिर मैं फिर से एक बार तीसरा बार करता। आई कैन कैरी ऑन लाइक दिस एंडलेसली एंड द डिफरेंशियल विल कीप रिड्यूसिंग। द फर्स्ट साइकिल डिफरेंशियल विल बी 350 टन, उसके बाद में 4 टन, फिर 3 टन, 2, 1, 0.5 एंड द साइकिल कैन गो ऑन फॉर इनफाइनाइट। तो इन हिंडशिप we do one cycle of iteration. Sir, difference with this 1042 which we calculated, difference with this you are talking about, but that 1042 is also approximate, no sir? हाँ, correct. But the point across is कि when the point which I'm trying to make is कि अगर 1000 टन के डिफरेंस पे मुझे 350 टन का आ रहा है P में डिफरेंशियल, तो इमेजिन करो रियलिटी में जब मैं जहाज पे अपने जाऊंगा और मेरा जहाज 1 लाख टनर होगा, ये तो खाली 15,000 10,000 टनर है, 10,000 में ये आ रहा है। जब मेरा 1 लाख टनर होगा तो मेरे P का जो मेरा P आएगा वो होगा 10-15 हज़ार, उस पर मेरा डिफरेंशियल क्या आएगा? सोचो, 2,000-3,000 का डिफरेंशियल ही होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा? यही तो करूँगा, आइट्रेशन निकालूंगा एक साइकिल की। Imagine, so basically what I'm coming to is, in Hinship, P is always a suspect. P is always a suspect. Never trust the P in Hinship, and in reality also on board. You will calculate the P, get P1, and that is the more accurate one, and that is, you'll be satisfied with that. That is what the dry dog is also happy with. Is that okay? Yes, sir. So we'll always do, sir, one iteration or Correct. only one is required. Correct. You'll always use the iteration. In Hinship, you'll always use the iteration. Unless and until question में एक sentence कई बार हम लिख देते हैं कि assume data remains constant. इसका क्या मतलब है? हम आपको hint दे रहे हैं क्वेश्चन में कि iteration मत करो। जब क्वेश्चन में ये लिखा होगा Hinship के क्वेश्चन में assume data remains constant, मतलब do not do the iteration. Be happy with your P, whatever you have got, and solve it. Is it okay? Yes, sir. Any doubts? सर मेरे को यही बात समझ में नहीं आ रही है, आपने P1 निकाला है सर और वहाँ पे P है सर जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, that P is approximate, the 1042, and sir how we are comparing this when we will do other cycles, and this difference will keep on reducing, sir. This difference will keep on reducing. Which cycle? I mean second cycle of iteration and third, if we will keep on doing like that, this difference will keep on reducing, sir, right? Correct. But this P is approximate. If I get this P, the first P is an approximate P because I've used an approximate Km. Yes, sir. So I've got an approximate P. अब इस P को मैं फिर से घुसाता हूँ साइकिल में तो मुझे मोर एक्यूरेट मिलेगा। जी, उसका डिफरेंस आप बोल रहे कि रिड्यूस होता जाएगा, वो इसी P से होता जाएगा ना सर, वो जो आपने लिखा हुआ 1042। So मतलब अगर मैं W minus P1 कर दूं जी, तो और फिर से ये दोबारा चालू कर दूं, that will be second cycle of iteration. I will land up at a P2 which will have a difference of 4 tons from this guy. So it might be 1393. Okay, from the difference from the P1. Okay. Yeah.
difference from P1 will be 4 tons. If I follow Okay, again the next corresponding cycle, difference will the keep on corresponding reducing. P1, differential, P2. the corresponding Okay, difference will keep on reducing. okay, understood, sir. It will keep on reducing. पहले 4 हो जाएगा, फिर next वाले में 3 हो जाएगा, Okay, फिर 2 हो जाएगा, and it can carry on for infinity. So when okay, do you stop? How do you stop? And at what stage do you stop? You need to stop somewhere. So we stop at one cycle of iteration. यहाँ पे आके बंद कर देते हैं. This is the more accurate value, and that's it. okay, sir. ठीक है? Is that okay? Now I need the drafts. So for how will I find out the drafts? Tell me. Which P should I use? P1. Correct. Absolutely right. Last one, 1389.9. Right. So W minus P1 give me W2. W initial 9540 minus 1389 will give me the virtual displacement. This is equal to 8150.1. So this is my virtual displacement at RGM becoming 0. What is the hydrostatic draft at this stage corresponding to this? Get into the tables. I'm just picking up the value from the book. 4.252. Since she is all over on the blocks, this is also going to be my draft forward. This is also going to be my draft aft. This is also going to be my dock water height at waterline number 4. Do you agree on that? ठीक है? Is this okay? Yes, sir. Okay. Last part of the question. He says fall in waterline between vessel taking blocks all over and VGM becoming 0. कौन सी waterlines के difference की बात हो रही है? Waterline 3 and 3 to 4. Absolutely right. So fall in waterline is always the difference of dock water heights. Dock water height at 3 minus dock water height at 4. So dock water height at 3 we had calculated 4.806. Dock water height at 4 अभी हमने निकाली 4.252. So the fall in waterline will be equal to 0.54. Hanji, is it okay? So basically this entire जो ऑपरेशन है इसको एक बारी जरा ना आप लिख के करना ये पूरा क्वेश्चन को रिपीट करना. I want you to do this exercise of repeating this whole thing. So I want you to do question number 94. Okay? मैंने जान के उसको question number 94 को छोड़ दिया ताकि आप खुद करो. And after you have done question number 94, I want you to come to 95. Is that okay? Please do question number 94 and 95 for homework. I want you to repeat 94, 95. Please do 2 questions for homework. Is it okay? All of you, please attempt it. And so that whatever are the doubts, we'll tackle that tomorrow. I'm sure there will be doubts, and I'll be glad if there are doubts. Then we'll tackle them. But it's very important to absorb whatever has happened. It is like a murder happening. So murder has happened. repeat करना पड़ेगा सर घर में बैठ के. 95 तो सर अभी क्या है ना ये? हाँ तो इसको एक बारी जरा मर्डर को रिपीट करो ना. पोस्टमार्टम करेंगे. You have to master the murder. So 94, 95. I want you to put the questions at home. Write it down, jot it down. कुछ नहीं समझ आता है, refer to the solved solution. No problem. Solve it. देख के सामने देख के करो, बिना देखे करो, doesn't matter. But you must write it down. लिखना important है. You have to get into that act of writing it down and solving it because it's a lengthy question, number 1. And 2, you have to recreate the whole scene of the murder. You know, you have to recreate the whole scenario. तो पूरा का पूरा उसकी वो जब तक उसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखोगे पूरी मर्डर की तब तक वो स्टोरी लाइन बनेगी नहीं. तो बिकम अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर अ मर्डर टेकन प्लेस बिकॉज आगे में देयर इज गोइंग टू बी बिगर मर्डर्स ना. So you have to get ready for that. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Right. Please do question number 94, 95. Tomorrow we'll discuss again and then we'll take the doubts. Yes. And then we'll move on to 96. Yes, That's going to be the next. Right. सर ये Oh. ए वेसल का क्वेश्चन था
हाँ जी बोलो। सर अगर ए वेसल में अगर लास्ट में दिया हुआ है कि गिवन केएम एट दिस डिस्प्लेसमेंट, दूसरा केएम दिया हुआ है, तो दैट इज KM1. तो वहां में जीएम चेंज करके करना पड़ेगा कैलकुलेशन सर? KM1. तो जो KM1 हो गया तो GM1. ओके That is what I was doing just now with you. ये given KM at this displacement is. तो मैं सर वही चीज जैसे हम लोगों ने अभी किया वैसे ही फिर में GM1 निकालना पड़ेगा। Absolutely right. और अगर कोई FSC या FSM भी दिया हुआ है तो उसको भी वो FSC भी बदलेगा। यस सर, FSC अगर दिया कोई- नहीं। अगर दिया होता तो फिर वो भी चेंज होता। ओके सर, उससे करस्पॉन्डेंस में FSC भी आएगा, GM1 भी आएगा। Absolutely right. बिल्कुल ठीक। सर फिर फॉर्मूलाज की डाउट है सर, तो फिर फॉर्मूला में जो हम KM1 लिखते हैं इनिशियली वो हम वैसे ही लिखेंगे सर, KM1 एंड KM1 भी हमारे पास दिया। KM1 दिया हुआ है, KG दिया हुआ है, GM1 सॉलिड, चेंज्ड FSC यानी कि FSC1 ये चेंज हो गई, दैट इज FSC into W initial. So FSC initial जो भी दी हुई है into W initial upon W1. सर ये तो ठीक है, वो ए टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था ना, उसमें बोल रहा था। तो उसमें बेसिकली ये KM1 यूज हो जाएगा, ये KM1 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, जो भी KFSC दी है वही यूज करोगे, ये GM1 फ्लूइड आएगा, इसमें वर्चुअल लॉस लगाओगे और फिर आपको RGM1 फ्लूइड मिलेगा। ओके सर, अंडरस्टूड। अगर FSC नहीं दिया रहेगा तो न्यू KM से हम KG माइनस कर देंगे, वही GM को यूज कर लेंगे। एब्सोल्युटली राइट, ओके सर, एब्सोल्युटली राइट। और सर एक और डाउट था कि अगर आज VGM पूछ रहा है, ए वेसल का क्वेश्चन है, VGM पूछ रहा है और बोलने के लिए बोला है कि एट अनस्टेबल कंडीशन में करने के लिए, तो सर RGM हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं? क्या करेंगे उस कंडीशन में? RGM लेस देन इक्वल टू 0, तो कुछ कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा और वी हैव टू जस्ट राइट सेम। इसमें सर बोला है कि कैलकुलेट वेसल RGM एंड ड्राफ्ट एंड आफ्ट। पहला पॉइंट तो सर नॉर्मल लोवर्ड वाटर था, दूसरा पॉइंट दिया है वेसल इज अनस्टेबल। Vessel is when is vessel unstable? What is the starting point of vessel becoming unstable? वही सर, RGM is equal to 0 वाटर लाइन पर 4। तो जहाँ तक का निकाल लो और उसके बाद में लिख दो कि as soon as the draft is less than this it will become unstable. ओके सर, ओके। आपने 4 का निकाल लिया और उसके बाद supposing आपका ड्राफ्ट आया 4.5, then you will see when the draft is less than 4.5 she is unstable. हाँ सर, वो ड्राफ्ट तो लिख देंगे, बट ये I don't know. RGM will just, we can write like this, no? RGM is equal to 0, this and will be unstable after this. Correct, बिल्कुल। सर मेरी आवाज आई है? क्योंकि सर वो क्वेश्चन में सीधा सेकंड पार्ट है, ये वाला आंसर क्वेश्चन पूछा है कि कितना होगा वहाँ पे RGM when vessel will be unstable। सब कुछ कैलकुलेट किया सर वहाँ पे, तो सीधा ही हमें फिर ये लिखना है RGM will be less than equal to 0, less than equal to 0 ना, ऐसे लिखेंगे ना सर। RGM when vessel is unstable ये थोड़ी बोलेगा, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसा कुछ। RGM कैलकुलेट करने के लिए बोला है सर, when vessel will be unstable। नहीं, कुछ गलत है, something is wrong। सर मार्च 21 का क्वेश्चन है, तो बस लिख देना वाटर लाइन 4 निकालना, वाटर लाइन 4 निकालना, उसका ड्राफ्ट निकालना एंड RGM इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो भी वाटर लाइन, इसके बाद जो भी है RGM नेगेटिव है। क्योंकि सर फर्स्ट पार्ट तो उसका ठीक है, 1.75 बोला है, जब वाटर लाइन इतनी ड्रॉप कर जाएगी उसके ऊपर ये सब RGM ड्राफ्ट्स कैलकुलेट करो, दैट इज ओके। सेकंड पार्ट दे आर आस्किंग RGM at waterline, this RGM when vessel is unstable, so we can just write it RGM will be less than equal to 0। equal to 0, बात खत्म, ये आंसर है। जी सर, वही सर ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, पहले ड्राफ्ट निकाल लें, then we can write at this draft RGM will be 0 और 0 will be after this will be। ड्राफ्ट पूछा है कि नहीं पूछा? यस सर। उसने पूछा है कि ड्राफ्ट at RGM 0 पूछा है? यस सर। अगर ड्राफ्ट पूछा है तो फिर तो पूरा निकालना पड़ेगा, and then you will just write it. ओके सर। अगर ड्राफ्ट पूछा है तो ड्राफ्ट निकालना है, अगर ड्राफ्ट नहीं पूछा है तो जस्ट सीधा RGM is less than equal to 0, बात खत्म, she is unstable। हाँ वो तो सर अंडरस्टूड, मैं कह रहा था कि अगर ड्राफ्ट पूछा है, so we calculate the draft initially, then we can write that below this draft RGM will be 0 and vessel will be in unstable condition। Absolutely right, बिल्कुल ठीक। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक, ठीक है, all right, यस, see you then, all right, bye, see you, थैंक यू सर, bye। Thank you, sir.